बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हमारे अन्नदाता किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि हमारे लिए भोजन की कमी न हो। ऐसे में किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हमारी ये कोशिश होती है कि किसानों को जानकारी का अभाव न हो। जी हाँ, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट्स के जरिए किसानों के लिए हम ऐसी तमाम उपयोगी जानकारियां लेकर आते हैं जिसका लाभ उठाते हुए किसान अपनी कृषि को उन्नत कर सकते हैं, साथ ही अच्छा उत्पादन हासिल करते हुए अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आज भी कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। हमारे देश के बहुत से ऐसे किसान हैं जो बाजार की मांग को देखते हुए परंपरागत तौर पर चली आ रही फसलों के अलावा कुछ ऐसी फसलों की खेती कर रहे हैं जिससे उन्हें बहुत ही अच्छा मुनाफा हो रहा है। और इन्हीं में से एक है सुपारी। जी हाँ, सुपारी की खेती करके और मूल्य संवर्धन के जरिए किसानों को किस तरह से लाभ हो रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुपारी का पेड़ ताड़ और नारियल की तरह 40 से 60 फीट ऊंचा और बांस की तरह लंबा पतला होता है। इसके पत्ते भी नारियल जैसे ही 4 से 6 फीट लंबे होते हैं। फल पकने पर चमकीले नारंगी रंग के हो जाते हैं। स्वाद और रंग में भी कई तरह की होती है। खासतौर से भूरे और सफेद रंग के अलावा ये लाल रंग में भी पाई जाती है। भारत में इसके पेड़ पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और केरल के तटीय हिस्सों में देखे जा सकते हैं। दुनिया भर में सुपारी की खेती करीब 8 लाख हेक्टेयर में होती है और इसका उत्पादन लगभग 10 लाख टन है। भारत सुपारी उत्पादन का सबसे बड़ा देश है और यहाँ भी कर्नाटक पहले पायदान पर है। महेश तेलंग कर्नाटक में ही रहते हैं। 3 पीढ़ियों से उनका परिवार खेती बाड़ी के काम में लगा है। आज उनका सुपारी का अच्छा खासा कारोबार है। वे इसकी खेती भी करते हैं और प्रसंस्करण यूनिट भी चलाते हैं। महेश के गांव में पानी की कमी है, इसलिए उन्होंने टपक सिंचाई विधि को अपनाया है। बारिश के समय सुपारी को फंगस लगने का खतरा रहता है। यही वजह है कि कुछ दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है। महेश बोर्डो मिश्रण का सहारा लेते हैं। इसे कॉपर सल्फेट और चूना मिलाकर बनाया जाता है। महेश के खेतों में सुपारी के साथ साथ दूसरे पौधे में सह फसल के तौर पर बोए हुए मिल जाएंगे। खास तौर से उनके सुपारी के पेड़ों के बीच कॉफी, कोको और काली मिर्च के पौधे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा खेत के बॉर्डर पर चीकू और कटहल के पेड़ भी उन्होंने लगा रखे हैं। महेश पढ़े लिखे हैं और एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं। वो आधुनिक तरीके से सुपारी का प्रसंस्करण भी कर रहे हैं। प्रसंस्करण के लिए पेड़ों से तोड़ने के बाद सुपारी को 25 दिन तक सुखाया जाता है।
सूखने के बाद इसे छीलकर ऊपर का खोल उतार देते हैं। इसके बाद आकार और रंग के हिसाब से इसकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग के बाद सबसे अच्छी क्वालिटी की सुपारी मुंबई में, उससे कम क्वालिटी की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में, जबकि निचले दर्जे की गुजरात के जामनगर के बाजारों में बिकती है। सुपारी प्रसंस्करण के लिए बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि महेश तेलंग ने सुपारी छीलने की नई मशीन तैयार की है। प्रसंस्करण की सुविधा मिली तो किसानों का हौसला बढ़ा है। उत्तर कन्नड़ जिले के किसानों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की, जिससे सुपारी मार्केटिंग का काम बहुत आसान हो गया है। महेश आधुनिक तरीकों से सुपारी की खेती करते हैं और वो दूसरों को भी आधुनिक तरीके अपनाने की सलाह देते हैं। तो देखा आपने सुपारी की खेती आपके लिए कितनी लाभकारी हो सकती है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। सालों से कृषि क्षेत्र को उपेक्षित क्षेत्र माना जाता रहा है और ऐसा समझा जाता रहा है कि इसमें मुनाफा नहीं है, लेकिन अब दौर बदल रहा है। आज के बहुत सारे शिक्षित युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं और कृषि उद्यमी बन रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ युवा कृषि उद्यमियों से और देखते हैं वो किस तरह का कृषि स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं।
मेरा शॉप का नाम है कृषक मित्र शेतकरी समृद्धि केंद्र और पूर्णिमा एग्रो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी। एक्चुअली मुझे महाराष्ट्र से फर्स्ट प्राइज़ मिला है इन एग्रीकल्चर, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस थ्रू मैनेज इंडिया से। तो मैं तो एग्रीकल्चर में काम कर रही हूँ, सीड्स, पेस्टिसाइड्स और एग्रीकल्चर मशीनरी। एग्रीकल्चर मशीनरी में ऑल मशीनरीज लाइक थ्रेशर, हार्वेस्टर, रोटावेटर, ऑल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ट्रेडिंग में। तो मैं तो वह महाराष्ट्र से 1 लाख से ज़्यादा फार्मर से जुड़ी हूँ और टर्नओवर पूरा है 10 करोड़ और जो भी एम्प्लॉयमेंट मैंने जनरेशन की है वो 50 से ऊपर है। मैं किसान का बेटा हूँ और खेती किसानी बचपन से ही मैंने सीखा है और अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं 2018 के दिसंबर से ही गांव में आकर के किसानों के बीच में काम कर रहा हूं और इसी दौरान मुझे मैनेज हैदराबाद के द्वारा चलाए जा रहे जो एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर सेल स्कीम है उसके तहत ट्रेनिंग लिया और तब से मैं सीधे नौकरी छोड़ करके गाँव में आया हूँ। और अब तक हमने जो है 2019 में पहला ऑर्गेनाइजेशन बनाया समृद्ध भारत मिशन, जिसके द्वारा हम किसानों के बीच में इनपुट सप्लाई, उनको ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना और डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को उनको बीच में फैसिलिटेट करना, ये काम किया। इसके बाद 2020 में हमने महामना मालवीय किसान उत्पादक संगठन बनाया, जिसमें 350 से ज़्यादा किसानों को हमने जोड़ा और उनको सर्विस देना शुरू किया, जिसमें बीज से बाजार तक का हम सर्विस दे रहे हैं। और उसमें भी एक हमारा स्पेशल जो है वो स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर का सर्विस है, जिसमें हम फसल अवशेष प्रबंधन के ऊपर इम्प्लीमेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं और किसानों को ये करने का प्रयास करते हैं कि वो पराली को जलाएं न, उसका प्रबंधन अपने खेत में ही करें। और इसके बाद जो है 2021 में मैंने स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम रखा रामाधुरी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। इसके माध्यम से हम किसानों के बीच में इनोवेटिव प्रोडक्ट, न्यूट्रिशियस साइलेज हो गया, मिंट के ऊपर जो है इनोवेशन है उसको हम किसानों के बीच में प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। और इन सब 3-4 गतिविधियों के साथ अभी हमने जो है एक नया शुरू किया शाहाबाद सोनाचूर उत्पादक संघ। इसके माध्यम से हमारे यहाँ के जो इंडिजिनियस चावल की प्रजाति है, धान की प्रजाति सोनाचूर है, उसका जीआई कराने और लगभग 1,500 से ज़्यादा किसानों को जोड़ करके और हम किसानों के बीच में कार्य कर रहे हैं। ये हमारा छोटा छोटा कार्य है। मैंने सांगली में कृष्णा वैली से ट्रेनिंग किया है। ट्रेनिंग के बाद हमने स्पिरुलिना कल्टीवेशन का बिजनेस स्टार्ट किया। उसके अंडर हम स्पिरुलिना टैबलेट, स्पिरुलिना के कैप्सूल और अदर बाय प्रोडक्ट बनाते हैं। हम हमारे अंडर अभी 600 या 700 फार्मर्स को हमने गाइड किया है और अभी हमारे अंडर 6 या 7 फार्मर्स के बिजनेस शुरू भी हो चुके हैं। हमने उसके ही साथ मशरूम का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू किया है। उसमें हम लोगों को मशरूम कैसे लगाते हैं उसका ट्रेनिंग देते हैं। पूरा एंड तक हमारा सपोर्ट उन्हें रहता है और उनका जो मशरूम तैयार होता है उसे हम बायबैक करते हैं। इसके वजह से हम उन्हें एक मार्केटिंग सपोर्ट दे रहे हैं। हम उसके साथ ही हमने अभी मोरिंगा पाउडर, टर्मरिक पाउडर और बहुत सारे जो बाय प्रोडक्ट है वो स्टार्ट किए हैं। हमने अभी मशरूम के साथ फ्रूट मिलाकर मशरूम का स्क्वैश बनाने का एक नया बिजनेस शुरू किया है। मशरूम एक हेल्दी अलगी है जो सी वाटर में ही प्रोड्यूस होती है। हमने खुद का प्लांट सेटअप तैयार करके सी वाटर जैसा पानी तैयार करके खुद उसका कल्टीवेशन कर रहे हैं। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। मशरूम के टैबलेट से ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है। कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा पाया गया है। वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुए मशरूम स्पिरुलिना में। तो फिर स्पिरुलिना के टैबलेट्स लेने से दिन भर एनर्जी आपकी टिकी हुई रहती है। और जो एक नया रिसर्च स्पिरुलिना में पाया गया है वो है कि गैमा लिनोलेनिक नाम का एक एसिड है जो सिर्फ हमें माँ के दूध में मिलता है, वो भी स्पिरुलिना में हमें पाया गया है। तो अभी हम इस तरह से स्पिरुलिना के टैबलेट कैप्सूल फॉर्मेशन करते हैं और गांव-गांव में या शहर में लोगों को उसका जो महत्व है वो अभी बढ़ रहा है और लोग हमसे ले रहे हैं। मैं एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट किया हूँ, मास्टर डिग्री भी है और मैं 4 साल से मशरूम का फार्मिंग कर रहा हूँ, जिसमें कि मेरा मेन फोकस है प्रोडक्शन पे, उसका प्रोसेसिंग पे, मार्केटिंग पे और अभी मैं उसका पाउडर भी बनाता हूँ और मशरूम अचार भी है। काफ़ी लोगों को मैंने प्रशिक्षित किया है, 25 से ज़्यादा फार्म खोलवा दिए हैं मैंने अपने बिहार लेवल पे और उसी के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया है। तो मुझे आज बेस्ट एग्रीप्रेन्योर का अवार्ड मिला है
और आगे मुझे उत्साह दी गई है कि ऐसे ही आप करते रहें। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। सिंचाई की समुचित व्यवस्था के बिना खेती में अच्छा उत्पादन हासिल करना मुश्किल है, लेकिन देश के अधिकांश किसान ऐसे हैं जो पानी की उचित व्यवस्था के अभाव से जूझ रहे हैं। किसानों की इन समस्याओं को समझते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। ये योजना किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी साबित हो रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर
खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खेती में अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी भी बेहद जरूरी है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है। ऐसे में सौर ऊर्जा के जरिए किस तरह से सिंचाई की जा सकती है और सोलर पंप का किसान इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। और कैसे इसके लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई जा रही है, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। PM कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है।
केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanddk@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।